हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका राहुल सर। आपको पता होगा कि हम केमिस्ट्री का क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका हमने बच्चों इससे पहले दो पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग एक या 2 मिनट हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। मैटर हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें कि हमने सॉलिड लिक्विड गैस को अच्छे से हमने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन आपको किया था। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने चेंज इन टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था। इसका मतलब कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस होता है उसमें बहुत सारी चीजें, अगर सॉलिड से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड से गैस आ रहा है, तो कैसे कैसे टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसे कैसे वो अपना स्टेट अपना चेंज कर रहे हैं, हमने वो लास्ट पार्ट सेकेंड वीडियो में हमने देखा था। अभी जस्ट हम पार्ट थर्ड में देखेंगे कि जैसे हमारा जो स्टेट्स है हमारा, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे या फिर टेम्परेचर को हेर फेर करने पे उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। तो वैसे क्या प्रेशर को भी चेंज करने पे, यानी प्रेशर को इंक्रीज करने पे या प्रेशर को घटाने बढ़ाने में भी क्या होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। आज उसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, देखिए इससे पहले देखिए हमने जो पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस बेटा, उसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो कुछ ना कुछ अपना वो चेंज फॉर्म में बदल जा रहा है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, इसमें कैसे कैसे हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर, उसमें हम सॉलिड लिक्विड गैस गए थे, ठीक है। अभी हम क्या होगा कि अभी हम उल्टा आएंगे, लिक्विड गैस लिक्विड एंड सॉलिड पे आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा अभी अब जब ये अभी हम आपको बताएंगे तब उसमें आपको खुद समझ में आएगा। देखिए आखिर जब तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, बाय अप्लाइंग अ प्रेशर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या फिर प्रेशर जब हम लगाते हैं गैस के ऊपर, तो गैस भी अपना जो स्टेट होता है वो चेंज करता है। वो गैस से लिक्विड में आता है, लिक्विड किस में आता है? गैस में आता है। लेकिन हम क्या सिर्फ इतना जानेंगे? हम तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि देखो आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में जो भी सारी चीजें होती हैं उसका एक साइंटिफिक रीजन होता है। अगर ये चीज ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? केवल आप ये नहीं बोल दोगे कि ठीक है हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो अपना स्टेट बदल रहे हैं। उसका जो रूल होता है, उसका जो रीजन होता है वो होता है ये कि जब हम गैस पर प्रेशर को लगाएंगे तो सिर्फ हम प्रेशर ही नहीं लगाएंगे बल्कि वहां का जो टेम्परेचर होगा उसको भी हम कम रखेंगे, ठीक। हमने दो चीज सीखी कि गैस से उस लिक्विड में आ रहा है, लेकिन कब? जब हम प्रेशर को लगा रहे हैं ऊपर से और टेम्परेचर को हमने रखा हुआ है, ठीक है ना। वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। मतलब प्रेशर को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे हमारा जो टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर को आप कम रखोगे। ये नहीं कि आप प्रेशर एक्सर्ट करते जा रहे हो, प्रेशर लगाते जा रहे हो और टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर आपका कम रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम जैसे कि देखेंगे ड्राई आइस जो हमारा होता है, when carbon dioxide gas is cooled under high pressure, it directly gets converted into solid carbon dioxide called dry ice. Dry ice is stored under high pressure. देखिए अमूमन आपको चीजें तभी समझ में आती हैं, आप डेफिनेशन पढ़ते हो आपको समझ में आता है, नो डाउट, वेरी गुड। लेकिन जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल से बेटा मतलब रिलेट करते हो ना, तो वो चीजें आपको ज्यादा आपके माइंड में हिट करती हैं, ओके। तो अभी जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा, ठीक है, प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर कम है, वो चीजें गैस से लिक्विड आ रही है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल में पढ़ते हैं ड्राई आइस, पहले तो आप जानो ड्राई आइस किसे कहते हैं, ठीक है। ड्राई आइस देखो कुछ भी नहीं है, जो हमारा CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को हम ड्राई आइस कह रहे हैं। लेकिन क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या हम हर कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलेंगे क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। उसका टर्म्स एंड कंडीशन ये होता है कि आप जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में रखोगे, यानी प्रेशर आप जैसे जैसे ज्यादा बढ़ाओगे और टेम्परेचर आपका कम रहना चाहिए, उसमें आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, वो गैस से बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए ही वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। पूछोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर।
यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, और गैस में ऐसा क्या आप कर रहे हो कि अपना गैस जो है स्टेट अपना चेंज कर रहा है। मैंने आपको बताया आप प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर के साथ में आपने टेम्परेचर को रखा हो, यानी कि आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया है। ठीक, तो टॉपिक पर आते हैं। जो एक आपका कंटेनर है, सबसे पहली बात, ये सारी जितनी एक्टिविटी होती है आप अपने घर पे सोचोगे कर लोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सारी चीजें लैब में होती हैं। ठीक है, तो आप एज्यूम करो कि एक कंटेनर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है और उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। ओके, तो जैसे जैसे प्रेशर बेटा हमारा लगता जाएगा ना, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, क्योंकि आप पढ़े हो मैटर है भाई, पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा गैस में बहुत दूर दूर जो होते हैं, फैले हुए होते हैं, वो आपस में पास आते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो पास आएंगे ना, वो अपना स्टेट चेंज करते जाएंगे लिक्विड से सॉलिड। तो वही यहाँ पे हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक उसके ऊपर हाई प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस आप हर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कहोगे, ड्राई आइस उसे ही कहते हैं जिस कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बहुत प्रेशर लगा करके उसके स्टेट्स को चेंज कर दिया गया है, और वो प्रेशर लगाते समय टेम्परेचर को बहुत कम रखा गया है। ओके, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि जब हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि जब हम किसी गैस के ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उसका स्टेट्स कैसे चेंज होता है, वो ठीक है, हमने एक एक एग्जांपल लिखा ड्राई आइस का। ओके, देखो इसमें सेकंड टॉपिक बेटा जो हम पढ़ते हैं एवापोरेशन। देखो एक्चुअली आप लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा, अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते होंगे और सुनते होंगे, जैसे कि एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये दो टर्म ऐसे हैं जिनका अगर देखा जाए बेटा तो बहुत सा इसका जो डेफिनेशन है लगभग लगभग साइमन मतलब सेम ही मिलता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं, आप खुद सोचो, आप जहां भी ये वीडियो देख रहे होगे बैठ के, आप अपने दिमाग में रिकॉल करो कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और एवोपोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आएगा कि लिक्विड जो है वो हमारा किसमें चेंज हो रहा है, गैस में। बॉइलिंग पॉइंट में क्या मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो बॉयल करने जा रहा है। लेकिन बेटा अल्टीमेटली देखो क्या होता है, वो लिक्विड से देखो गैस में जाता है ना, वेपर में जाता है ना। ओके, तो वेपर यानी जो वेपराइजेशन होता है उसमें भी आप क्या पढ़ते हो, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, तो ये भी बेटा लिक्विड से किसमें जा रहा है, वेपर। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट में भी लगभग लगभग हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं, और एवोपरेशन में भी लगभग लगभग ऐसा पढ़ते हैं, वहां भी लिक्विड से किसमें जा रहा है, बॉयल होकर गैस में चला जा रहा है, और एवोपरेशन में भी लिक्विड से किसमें चला जा रहा है, वेपर, यानी कि आप इसको गैस ही बोल सकते हो। लेकिन जब ये दोनों सेम होते हैं तो ठीक है, तो इनको हम अलग करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट में बेटा जो आपका टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एज्यूम करो आप बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रेशर अपने सराउंडिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया अर्थ पे कभी भी जीवन संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में भगोने में या फिर जो भी आपका जार होता है उसको आप 100 डिग्री देते हो, दूध खोलने लगता है, पानी खोलने लगता है। ठीक है, तो दूध का एक अलग एग्जाम्पल है, लेकिन आप पानी को जो आप एज्यूम करो अगर पानी के जैसा अगल बगल का इन्वायरमेंट अगर खोलने लगे, लाइफ एग्जिस्ट धरती पर नहीं करेगी। लेकिन एवोपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है, लेकिन एवोपरेशन क्या होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये लिक्विड से वेपर में तो चला जा रहा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से बहुत पहले। फॉर एग्जाम्पल अपने घरों में कपड़ा साफ करते हो, ओके, फिर साफ करने के बाद आप छत पे जाते हो, उसको फैला देते हो। क्यों? क्योंकि सूखने के लिए। क्या आपका कपड़ा जल जाता है क्या? ऐसा होता है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो हालांकि आपके कपड़े में भी वाटर था, यानी भींगा हुआ था, शाम को जाते उठाते हो तो सूखा रहता है। वो किस प्रोसेस से होता है? बॉइलिंग पॉइंट से? बिल्कुल नहीं, वो एवपोरेशन से होता है। क्यों? क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस होता तो वो आपका कपड़ा जल जाता, लेकिन एवोपोरेशन से होता है कि वो बिलो, यानी कि एक जो 100 डिग्री के टेम्परेचर से पहले ही वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाते हैं, और आपका कपड़ा जो होता है बेटा सूख जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। तो एवोपोरेशन में हम यही पढ़ते हैं कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो जो द्रव्य है यानी जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में बदल जा रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
अगर आप एवोपोरेशन का डेफिनेशन लिखते हो, अगर आप बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट अगर आप नहीं लिखते हो, तो आपकी एवोपोरेशन की डेफिनेशन जो वो गलत मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए मेंशन करना ये इज मस्ट कंपल्सरी कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, देखेंगे कि आखिर हमारा जो एवोपोरेशन होता है वो उस एवोपोरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। देखो अक्सर आप साइंस में पढ़ोगे फैक्टर फैक्टर फैक्टर, ये चीज उसको इफेक्ट कर रहा है, वो चीज उसको इफेक्ट कर रहा है। फैक्टर इन द सेंस ये होता है बेटा कि जैसे अगर आप अपने घर में हो, ठीक, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत प्रमोट करती हैं किसी चीज को और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी जो भी होगा आप इंडिविजुअल आप अपने सोचते होगे, तो वैसे ही हम एवोपरेशन में देखेंगे कि आखिर एवोपरेशन को कौन कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एवोपरेशन को होने या ना होने में। पहला हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, और दूसरा हमारा टेम्परेचर, तीसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और हमारा चौथा है एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। देखो सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड का इन द सेंस ये है कि जो एवोपरेशन होता है ना, वो देखो वो आपके घरों में तो देखो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में बताया कि आप उतना भाई टेम्परेचर देते हो तब होता है, ठीक है। एवोपरेशन क्या होता है कि सरफेस एरिया का एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। इसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होगा। मेरी बातों को फिर से ध्यान दो, जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ एवोपरेशन का इसका इंक्रीज होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप अपने घर में जब कप में कोई चाय पीते हो, ठीक है, अगर मे भी बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, तो क्या करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा वो चाय जल रही है ना, तो एक प्लेट लेते हैं, उस प्लेट में चाय वो डाल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कप में बेटा जब पी रहे थे ना तो वो जल रहा था। ओके, लेकिन जैसे ही आप प्लेट में आए तो प्लेट का सरफेस एरिया एज कंपेरिजन टू कप इंक्रीज हो गया, और जो हीट है आपकी वो जल्दी क्या होगी बेटा, निकल जाए। तो एकदम एज इट इज कुछ ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमारा है। पहला जो सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड है, जितना ज्यादा आप सरफेस इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ एवोपरेशन का इंक्रीज होगा। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे स्लाइड पे। Evaporation is a surface phenomenon of the surface area is increase the rate of evaporation increase. Okay. For example, tea become cold at a faster rate in a saucer than in a cup due to large surface area of the liquid in a saucer. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप कप में पीते हो गर्म लगती है, बट लेकिन उसको जैसे ही आप प्लेट में लाते हो तो आराम से आप जल्दी से पी लेते होगे। ओके, आप में से कौन कौन चाय पीता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद बेटा सेकेंड हमारा है टेम्परेचर। इसके बाद हमारा क्या है, टेम्परेचर। आखिर टेम्परेचर क्या है कि एवोपरेशन जो हमारा एवोपरेशन है उसको टेम्परेचर कैसे कैसे उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसमें देखो कुछ ज्यादा इसमें कुछ समझने की बेटा बात नहीं है, बस देखो ये बहुत बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, देखो एक कंफर्म है ना, अगर लिक्विड अगर आप उसका बढ़ाओगे पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगेगा, वो अपना स्टेट क्या चेंज करके कहाँ चले जाएंगे, वेपर यानी वही गैस उसमें हवा में उड़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब का स्टेज है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। चलो इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आपके घर के अगल बगल में अगर कोई ऐसा जगह होगा जो थोड़ा गड्ढा टाइप होगा जिसमें बेटा पानी होगा, आप तो सोचो कि लगभग 4 या 5 दिन भगवान सूर्य उदय नहीं हुए। अज्यूम करो कि 4-5 दिन भगवान सूर्य उदय नहीं हुए, आप देखोगे ना कि 4-5 दिन तक भी वो जो गड्ढे में पानी बेटा वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर कम भी होगा ना तो बहुत थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन केवल 2 दिन उसके बाद भगवान सूर्य अगर उदय हो गए, अच्छे से अपने फॉर्म में आ गए, तो 2 दिन में ही उस गड्ढे का पानी वो सुखा देंगे। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एवोपरेशन, ड्यू टू द एवोपरेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या पढ़े हो, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के टेम्परेचर से पहले। ठीक, सी हम देखते हैं डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी।
यानी कि ये तीसरा जो फैक्टर है वो एवोपोरेशन को इफेक्ट करता है। इसमें आया डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्या आप डायरेक्ट बेटा क्या कंटेंट पढ़ोगे? मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों के पास में ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी समझते ही नहीं आखिर ह्यूमिडिटी होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। देखो आप जहां भी हो ना, आपके चारों तरफ देखो, जो भी जो भी आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है बेटा, इन्वायरमेंट है, उसमें देखो बहुत सारी गैसेस हैं। ओके, बहुत सारी गैस है, तो उसमें देखो वाटर मॉलिक्यूल भी हैं। ठीक है, क्या है? वाटर। देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो पानी के जो बेटा कण होते हैं ना, जो आपके अगल बगल वातावरण में जो मौजूद है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। उसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। एक अभी आपको डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा, आखिर क्या कारण है। जैसे आप एक दो शब्द इस्तेमाल करते हो गर्मी में, यार गर्मी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उमस वाली गर्मी पसंद नहीं है। फिर क्या अंतर है गर्मी और उमस वाले में? अभी हम इसको आएंगे। देखो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वही बोला मैंने, वाटर वेपर। भाई वाटर वेपर ही क्या, भाई पानी के कण जो है, जो वेपर फॉर्म में चले गए हैं, जो आपके एयर में प्रेजेंट है। एयर कहाँ है? आपके चारों तरफ। चारों तरफ ही है ना, कि क्या उसको एक अलमारी में क्या बंद करके रखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज। क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप बिना डिफ्यूजन के समझे बेटा आप इस डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी को आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर हमारा ह्यूमिडिटी अगर अगर ह्यूमिडिटी को अगर हम कम करते हैं, आखिर कैसे कैसे हमारा वो एवोपरेशन को फैक्टर मतलब क्या इफेक्ट करता है। देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, हम पढ़ते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, अब देखो आप पढ़ क्या रहे हो कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या कम होगी तो हमारा एवोपरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक, तो पहले आप ये सोचो कि ह्यूमिडिटी हमारा हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में कम है। ह्यूमिडिटी आप समझ गए कि पानी के जो हमारे कण है अगल बगल जो मौजूद है। अगर अगल बगल पानी के मॉलिक्यूल अगर जो एयर में जो अगर प्रेजेंट है वो कम है, ध्यान से देखना, अगर कम है, अगर किसी गड्ढे में पानी बहुत भरा हुआ है, तो जब वो एवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो जब बाहर का जो इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन अगर लो होगा, और जब एवोपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप जानते हो डिफ्यूजन क्या होता है, कि किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाता है। ओके, अगर आपका ह्यूमिडिटी अगर कम होगा, अगर आपका ह्यूमिडिटी कम होगा बाहर, आप ये समझ लेना कि आपका जो एवोपरेशन होगा, क्या लिखा है यहाँ पे? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेस। मतलब कि अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर बाहर ह्यूमिडिटी कम है, इसका मतलब कि बाहर पानी के कण ज्यादा मौजूद हैं कि कम ही मौजूद होंगे। आप उस स्टेज में बेटा जो रेट ऑफ एवोपरेशन होगा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर बाहर पानी के कण ज्यादा मौजूद हैं एयर में, यानी ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है बेटा, उस कंडीशन में रेट ऑफ एवोपरेशन आपका डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब बरसात के दिनों में अक्सर उमस होती है। क्यों? क्योंकि बरसात होती है, गड्ढे जितने नाले सब भर जाते हैं, एवोपरेशन वो हो के एयर में वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ढेर सारे प्रेजेंट हो जाते हैं। आपके शरीर में जब पसीना होता है ना, तो बाहर ऑलरेडी एयर में कंसंट्रेशन हाई है और आपके शरीर में कंसंट्रेशन लो है, इसीलिए पसीना आपका सूख पाता नहीं है। क्या तो यार बहुत ज्यादा मेरे को ना उमस हो रही है, पसीना नहीं सूख रहा है, तो यही रीजन होता है, ये उमस होती है। ठीक है, फिर डी में देखते हैं एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इसका मतलब क्या है, कि आखिर क्या कारण है कि जब विंड की स्पीड चलती है तो रेट ऑफ ऑपरेशन कम होता है या ज्यादा होता है, वही हम देखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बेटा। अभी हम पढ़ने वाले हैं एन इंक्रीज इन विंड स्पीड विद द इंक्रीज इन विंड, विद द इंक्रीज इन विंड
particles of water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surrounding. यानी कि with the increase in wind, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. देखो इसमें यही लिखा है कि जब भी विंड देखो चलती है, आपका जो वाटर वेपर यानी जो वाटर के जो वेपर के मॉलिक्यूल होते हैं वो हवा के साथ बेटा उड़ जाते हैं और इसीलिए डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, यानी कि जब वाटर वेपर का जो मॉलिक्यूल होंगे अगल बगल वो कम होंगे तो हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप सर जरा एग्जाम्पल दो. ओके ठीक है, ध्यान से सुन. आप जहां भी बैठे हो अपने घर में अगल बगल, ओके, आपके चारों तरफ के एयर में वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी के कण बहुत ज्यादा हैं, ओके, और अचानक से बहुत तेजी से हवा आई. अगर हवा आएगी तो ऑलरेडी आपके अगल बगल जो हवा है उसको भी पकड़ के लेके चली जाएगी, यानी कि अगल बगल की हवा को जब पकड़ के लेके जाएगी उसमें जो वाटर वेपर होंगे उसको भी पकड़ के लेके चली जाएगी. तो आने के पहले की हवा को लेके चली जाएगी और एक नया एयर आपके चारों तरफ यानी नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना. उस स्टेशन में वाटर वेपर यानी कि वाटर रेट ऑफ एवोपरेशन आपका इंक्रीज है, ठीक है. यानी आप कह सकते हो कि अगर हवा की जो रफ्तार होगी वो बढ़ेगी तो हमारा एवोपरेशन का भी रफ्तार बेटा बढ़ेगा. ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक टॉपिक है हमारा कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि देखो अक्सर बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. क्योंकि देखो साइंस में अगर आप चीज अगर केवल रट के पढ़ रहे हो, आप यकीन मानो हो सकता है कि आप एक टाइम तक याद करके उसको रट के एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और लाइफ में सच में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको उस टॉपिक का उस पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी हम जो पढ़ेंगे कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन. इससे पहले आपने एवोपरेशन क्या है वो पढ़ा और एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसमें आप वो पढ़े हैं. अभी आप पढ़ोगे कि एवोपरेशन क्या कर रहा है, ठंडापन महसूस करा दे रहा भाई. यानी कि आप इसको नाम से समझ में गए होगे, जहां भी एवोपरेशन होगा अपने अगल बगल में वो हल्का सा मतलब ठंडा टाइप महसूस कराता होगा, मतलब कि अच्छा आदमी है. क्योंकि अगर गर्मियों में भाई अगर ये ठंडापन किसको अच्छा नहीं लगता बताओ, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी सब लोग गर्मी से ही परेशान होते हैं. अभी देखो इस स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ही दे देता हूं. देखो जब भी एवोपरेशन होता है तो जब वाटर वेपर उड़ते हैं ना, अपने अगल बगल की जितनी भी एनर्जी होती है और कैसी एनर्जी, हीट वाली गर्मी वाली, सबको आकर पकड़ उकड़ के ले चलते हैं. कहते हैं चलो तुम मेरे साथ, अब तुम्हारा समय हो गया. हीट वाला बोलता अरे क्यों, तो बोलता है भाई मेरा मन है. तो जब अगर आप सोचो कि जहां भी वाष्पीकरण यानी एवोपरेशन की प्रोसेस यानी प्रक्रिया बेटा हो रही है, तो जब आसमान में उड़ेगा अगल बगल के सारे जो अगल बगल की जितनी भी एनर्जी होगी, जो हीट एनर्जी होगी उसको पकड़ के उसको दबोच के ऊपर लेके चला जाता है. एक बात बताओ, अगर गर्मी नहीं होगी तो ठंडी होगी ना, इसीलिए गर्मी वाले जो भाई साहब थे उनको एवोपरेशन पकड़ के लेके गया. इसीलिए जब एवोपरेशन होता है तो अगल बगल हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है. ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं. When the liquid is kept in a open vessel, when the liquid is kept in a open vessel, the particle of liquid absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation. The absorption of energy make the surrounding cold. वही बेटा है कि evaporation होता है, ठीक है, तो हीट एनर्जी को ऊपर पकड़ के लेके चले जाते हैं और अगल बगल हमको क्या महसूस होता है, कोल्ड, यानी कि थोड़ा सा ठंडा टाइप महसूस होता है. ठीक है सर, क्या आप केवल डेफिनेशन बता के निकल जाओगे क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझोगे तो चीजें हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी. और एग्जाम में भी अगर आपके क्वेश्चन आएगा केवल डेफिनेशन निकल के केवल डेफिनेशन लिख के अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको उतने फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने डेफिनेशन तो लिख दिया लेकिन आप एग्जामिनर को अच्छे से अगर एग्जाम्पल नहीं लिखे हो तो ये माना जाता है कि आप उसको समझा नहीं पा रहे. तो
ऐसा ना हो इसलिए हम आपको एग्जांपल के साथ आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। When you pour some acetone on your palm, the particle gain energy from your palm surrounding and evaporate, causing the palm to fill. कोई पूछे कि अच्छा ठीक है तुम बताओ एवोपरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें अगर जैसे हो रहा अगल बगल ठंडी महसूस हो रहा कुछ एग्जांपल बता दो आप बोलोगे तुरंत एसीटोन क्या एसीटोन एसीटोन लो बेटा हाथ पे जैसे ही करना वो फटाक से एवोपरेट होंगे बेटा जैसे वो एवोपरेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे अगल बगल की हीट एनर्जी को पकड़ के लेके जाएंगे और आपको थोड़ा सा ठंडापन महसूस होगा। सर एक और एग्जांपल दीजिए मैं बोलूँगा बिल्कुल। अभी जब कोविड का टाइम था बेटा, तो आप लोग बहुत लोग हर टाइम दिन-रात पानी से हाथ धुलने से धुल कम रहे थे, आप सैनिटाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, ठीक है? जब भी आज भी अगर आप सैनिटाइज़र अगर आप यूज़ करते होंगे, जैसे सैनिटाइज़र को अपने पाम पे गिराओ और उसको ऐसे-ऐसे रब करो, आप महसूस करोगे कि जो सैनिटाइज़र था बेटा वो तो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अचानक न जाने कहाँ चला जाता है, लेकिन हमें ठंडापन महसूस होता। क्या कारण है? ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है समझने का कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन। लिए क्या सैनिटाइज़र उसको रब किए, ठीक है, ओके, वो उड़ा और अगर आपके पाम में क्या महसूस हुआ? ठंडापन। इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं कूलिंग कॉज्ड बाय एवापोरेशन। ओके, ठीक है बच्चों, आज हमारा जो क्लास 9th का जो पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग आज वो खत्म हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई टॉपिक और भी कोई अगर कॉन्सेप्ट से अगर प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ओके, जय हिंद, जय भारत।